हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फिर से रैपिड रिवीजन। रैपिड है तो फटाफट से करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी देखेंगे। सर सब्जेक्ट हमारा प्यारा सबका प्यारा JIGL। और आज बात करेंगे 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे। एक आप मेरे साथ कवर करोगे आर्बिट्रेशन, और ये 2 आप अपने आप से कवर करोगे। ऐसा क्या? हाँ, DPP डाउनलोड कर लेना, सॉल्यूशंस उसी के अंदर मिलेंगे। कह रहे सर अगली बात पे आता हूं, अगले फंडे पर आता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे को आर्बिट्रेशन एक्ट में देखने के लिए मिला कि इनमें से क्या इज कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन। सर आर्बिट्रेशन कितने तरीके का होता है? सर एडहॉक होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है। कह रहे सर डोमेस्टिक होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है। कह रहे सर इंटरनेशनल होता है, मैंने कहा बिल्कुल होता है। कह रहे सर इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन भी होता है, पर यहां लिखा नहीं, पर ये तीनों के तीनों ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ देम आर द कंसर्न्ड आंसर्स। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो सही जवाब था या गलत बताना मत भूलना मुझे। कह रहा अब अगली बात पर आता हूं। इनमें से एक वैलिड आर्बिट्रेशन के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड इसेंशियल। क्या एक वैलिड इसेंशियल है? पर आर्बिट्रेशन की सीट पर कोई बैठा होना चाहिए। वेन्यू, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, सर ये सब तो है, पर इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। सीट, वेन्यू, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। लॉ, लैंग्वेज, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ऑड होंगे, इवन होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कॉस्ट, बहुत सारे इसेंशियल्स हैं। तो ये सब उसके अंदर आते हैं, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव लाने का ये मतलब नहीं होता कि क्वेश्चन आसान है, ये इसलिए होता है ताकि पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पाओ। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। सर आर्बिट्रेटर नाम की ही डेफिनेशन नहीं है वहां पर। ऐसा क्या? आर्बिट्रेटर नाम ही आर्बिट्रेशन एक्ट ने आर्बिट्रेटर को ही डिफाइन नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। आर्बिट्रेटर की जो चीजें हैं वो हम कहीं और से उठा के जुगाड़ लगा के पेचा लगा के समझते हैं। अब अगली बात पे आता हूं। कह रहा अब अगले में से सर इसमें से क्या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए एटलीस्ट एक पार्टी होनी चाहिए? इंडिविजुअल या रेजिडेंट किसी और कंट्री में हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो पर इनकॉर्पोरेटेड इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, बाहर की हो, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। कह रहा सर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी एक सिनेरियो अगर हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं इट इज अबाउट अ फॉरेन आर्बिट्रेशन या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पे हम उसे रेफर करते हैं। अगली बात पे चलते हैं। कह रहा इनमें से किसका मतलब है एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट आर्बिट्रेशन। मतलब अगर कल को झगड़ा हुआ तो हम आर्बिट्रेशन पे चले जाएंगे और सर्टेन डिस्प्यूट्स, जो भी हमारे बीच में झगड़ा हुआ है, जो भी हमारे बीच में दिक्कतें हुई हैं, उनको एक लीगल रिलेशनशिप के चलते, चाहे कॉन्ट्रैक्ट है चाहे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो भाई सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बच्चों। ऐसा क्या? यस, इसे कहते हैं आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट। एक ये स्पेसिमेन ADR क्लॉज है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, हल्के में मत लेना, इसको भारी में लेना। इसको भारी में लें, हाँ इसको भारी में लेना, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। अब अकॉर्डिंगली ADR क्लॉज बनता कैसे है, आपको सिंपल सा पेपर में बनाने के लिए दे देगा। किन बातों का ध्यान रखना? बिटवीन द पार्टीज की अगर कल को चलते कोई भी पंगा होता है, अगर कोई भी पंगा होता है, चाहे सर विद और विदाउट लिमिटेशन, अब किसी क्लॉज को लेकर, किसी रिस्पेक्टिव राइट को लेकर, किसी लायबिलिटी को लेकर कोई पंगा होता है, तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे, वी विल मेक अ अटेम्प्ट फर्स्ट, ताकि हम रिजॉल्व कर पाए डिस्कशन से और मीडिएशन से। सबसे पहले मैं क्या ट्राई करूंगा कि मैं मीडिएशन से उसको सॉल्व कर पाऊं, कोर्ट नहीं जाऊंगा। 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग चल रहे हैं, बता दिया था मैंने पहले ही। अब अकॉर्डिंगली कब होगा ऐसे? कह रहा सर विद इन 7 डेज। अगर हम लोग 7 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ डिस्कशन फेल कर जाते हैं, किस चीज को लेकर? कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने में, तो 15 दिन का फिर इंतजार करेंगे और उसके बाद वी विल गेट इट रिजॉल्व बाय द आर्बिट्रेशन। सबसे पहले हम खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, खुद सॉल्व नहीं कर पाए तो आर्बिट्रेशन को दे देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, आगे लेकर चलता हूं, अगली बात पर आता हूं। अगला फंडा सर लॉ मेरे को कहता है कि कौन सी लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन मीडिएशन एंड इन आर्बिट्रेशन शैल बी इंग्लिश। कह रहा आर्बिट्रेशन को यह भी बोला कि सोल आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज। मैंने कहा ये तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। मैंने कहा पर लैंग्वेज इंग्लिश होगी, ये किसने कहा?
कह रहा सर बाय डिफॉल्ट सेटिंग, और उसके बाद आर्बिट्रेशन एक्ट, सीट और लीगल प्रैक्टिस ऑफ द आर्बिट्रेशन शैल बी न्यू दिल्ली और कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स शैल बी शेयर्ड इक्वली। ये भी ठीक है सर, सीट ऑफ आर्बिट्रेशन दिल्ली में होगी, ये कहां से डिसाइड हुआ भाई? ये कोई डिफॉल्ट सेटिंग थोड़ी है, मोबाइल फोन थोड़ी है। कह रहा हाँ ये तो बात है सर, कोई मोबाइल फोन थोड़ी है, कोई डिफॉल्ट सेटिंग थोड़ी है, जहां पर जगह मिल जाएगी सर हम तो वहीं पर कर लेंगे। ठीक है, मे बी डिसाइडेड बाय द पार्टीज, जैसे पार्टीज ने कहा वैसा कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें इंग्लिश नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा होगा ये जरूरी है। लैंग्वेज दिल्ली लोकेशन होगी जरूरी नहीं है। कॉस्ट अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो पार्टीज आधी आधी ही भरने वाली है। कह रहा अब अगली बात पे आता हूं, अगला फंडा, ओनली अ पर्सन ऑफ इंडियन नेशनैलिटी कैन बिकम आर्बिट्रेटर। नहीं यार, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? नहीं तो कोई भी आर्बिट्रेटर बन के आ सकता है, किसी को भी आर्बिट्रेटर बना सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल मैटर है तो हम बाहर का ही लेकर चलते हैं। और वैसे भी अनटिल अनलेस एग्रीड एज पर सेक्शन नंबर 11 सब क्लॉज 1 अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी, कोई भी आकर आर्बिट्रेटर बन सकता है। अब एक केस स्टडी आई थी, रणबीर को हमने अपॉइंट कर लिया एज एन आर्बिट्रेटर क्योंकि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अनिल और बॉबी की। ओके, कह रहा पर उसका भी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट में। मान लेते हैं इन दोनों की लड़ाई एक लैंड को लेकर चल रही है और रणवीर का भी इंटरेस्ट इसी लैंड के अंदर है। तो सर एक बात बताओ, क्या हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि रणबीर की अपॉइंटमेंट वैलिड है या इनवैलिड? सर इनवैलिड अपॉइंटमेंट है। इनवैलिड अपॉइंटमेंट क्यों है सर? इनवैलिड अपॉइंटमेंट क्यों है? इसलिए है बच्चों, क्योंकि इनवैलिड अपॉइंटमेंट इसीलिए है क्योंकि आर्बिट्रेटर का कभी भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर के अंदर, अगर है तो वो प्रॉब्लम वाली बात है। कह रहा अब अगली बात पर आता हूं। अब यानी कि मैं दिव्य मिगलानी एक जापानीज कंपनी के साथ काम करता था और उनके सारे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मैंने वहां से रिजाइन कर दिया और कंपनी को छोड़कर अपनी प्रैक्टिस डाल दी एज अ कंपनी सेक्रेटरी। आज मैं आर्बिट्रेशन की सर्विसेज देता हूं। कंपनी को पता चलता है, उसी जापानीज कंपनी को, कि अरे मिस्टर मिगलानी आप तो हमारे यहां कंपनी सेक्रेटरी रहे हैं, क्यों नहीं आप ही हमारे इस मैटर को सॉल्व करवा देते? मैंने कहा करवा देते हैं यार, करवा देते हैं। कह रहा क्या आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है सर? मैंने कहा क्या मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? एक केस स्टडी आई थी, बताओ अगर आपको याद है तो। याद है? बीसीसी डेवलपर्स, नो, बीसीसी डेवलपर्स वर्सेस डीएमआरसी। पहली बार कोई केस आपने पढ़ा होगा, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जहां पर 2021 के मामले में एक केस स्टडी पढ़ाई गई। बता देता हूं कि अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स हैपन टू बी एक्स एम्प्लॉइज ऑफ द पार्टीज, इट शैल नॉट मेक देम इन एलिजिबल। यानी कि सर इससे क्या इन एलिजिबल हो जाएंगे? नहीं, इट विल बी वैलिड। तो ऐसा क्या, आपने तो धप्पा कर दिया हमारे को वही लगा सर अगर एक्स एम्प्लॉय है तो क्या इनवैलिड हो जाएगा? विल नॉट मेक देम, देखो जजमेंट किसने दी? नहीं, ऐसे कोर्ट तक तो मामला नहीं पहुंचा। तो इट विल नॉट मेक देम इन एलिजिबल, दे विल बी कंसिडर्ड वैलिड। और ऐसा इस केस में आया था। पेपर में सिनेरियो को थोड़ा सा टर्न कर देता है, सिचुएशन को थोड़ा सा घुमा देता है, तो डरने की बात नहीं है। आंखें दिमाग को खोलकर रखना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसमें से क्या एक इंटरिम मेजर है विच इज नॉट करेक्ट? सर इंटरिम कस्टडी ऑफ सेल ऑफ गुड्स, मतलब इंटरिम कस्टडी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कह रहा ठीक है। मैंने कहा सिक्योरिंग द अमाउंट इन डिस्प्यूट, ठीक है। डिटेंशन प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर, मैं कहा ये तो रिपीट हो गया। मैं कहा तीनों ही बातें इंटरिम में आती हैं यार। तो फिर ऑल ऑफ द अबव नहीं, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी, नन, इनमें से कोई भी मेरा जवाब नहीं होगा। ऐसा क्या? यस, ये सब के सब हमारे इंटरिम मेजर्स में आते हैं और हम इंटरिम मेजर्स के अंदर इनको कवर भी करते हैं। कह रहा अब इसके अलावा सर कुछ और देता तो बात अलग थी। विच ऑफ द फॉलोइंग, अरे यार नन ऑफ द अबव नहीं 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 नहीं, आज मैं थक गया हूं ना, आज मैं थक गया हूं। क्यों गड़बड़ी कर रहे हो सर? ऑल ऑफ द अबव इज आंसर।
इंटरिम मेजर्स के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। कभी भी मैटर अगर फंस जाए तो अगर आपको याद हो सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 1, वहाँ पर हम लोग इस बारे में बात भी करते हैं कि आपको प्रिजर्वेशन कस्टडी ऑफ सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात होती है, अमाउंट इन डिस्प्यूट के बारे में बात होती है, उसके अलावा डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन ऑफ जो भी सब्जेक्ट मैटर है, इंटरिम इंजंक्शन और कोई इसके अलावा जो भी आपने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कहा है कि भाई ये काम कर दो, वो हो जाएगा। अब अगर आपके यहां पर फेलेंट किस तरीके का फेलियर होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है बच्चों, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। देखो, अगर वो फेल कर जाता है कम्युनिकेट करने में, अपनी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ही नहीं देता, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगा, सीधा बोलेगा टर्मिनेट, प्रोसीडिंग खत्म। रिस्पोंडेंट फेल कर जाता है कम्युनिकेट करने के लिए अपनी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, कह रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब हम फेलियर को नहीं कम्युनिकेट करेंगे, ये फेलियर नहीं होगा, सामने वाली पार्टी का एडमिशन ले लेंगे, एक पार्टी से स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस को ले लिया जाएगा। ओके, अब बाद में आकर इट इज द राइट ऑफ द रिस्पोंडेंट, वो आकर अपनी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस बाद में फाइल कर सकता है, पर अभी नहीं फाइल कर रहा तो हम मान लेंगे, जो नहीं आता कोर्ट के अंदर मान लेते हैं वही दोषी है, दूसरे पार्टी को एक्स पार्टी कर देंगे। अगर पार्टी ओरल हियरिंग पे नहीं पहुंच पाती, जो ओरल हियरिंग है या तो फिर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपसे मांगे गए हैं आप वो नहीं दे पा रहे हो, कह रहा सर कोई बात नहीं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंटिन्यू करेगा अपनी प्रोसीडिंग्स को और जो एविडेंसेस आपके पास हैं उस बेस पे फैसला सुना देंगे, मतलब जो हाथ में है उसी के बेसिस पर काम कर डालेंगे, कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। कह रहा अब इसमें से व्हाट इज नॉट एन इसेंशियल, रिटन एंड स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, रीजनड होना चाहिए, सर नन ऑफ द अबव। क्या एक इसेंशियल नहीं है, नन ऑफ द अबव सर, नन ऑफ द अबव, आंसर इज नन ऑफ द अबव। यहां पर नन ऑफ द अबव लिखना था कि क्या इसेंशियल नहीं है, सब पार्टीज को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग और भी करते हैं, पर सर एक्सपर्ट भी अपॉइंट कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इसेंशियल्स के अंदर जब हमने पढ़ा राइटिंग, स्टैम्प्ड, साइंड, रीजनड, डेटेड, डेट एंड प्लेस मेंशन होना, क्लैरिटी ऑफ वैल्यू इंटरेस्ट और कॉस्ट, और उसके बाद कॉपीज का डिलीवर होना, ये सारी बातें वहां पर आती हैं। आर्बिट्रल अवार्ड्स की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनमें से विच इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर इनमें से क्या एक आर्बिट्रल अवार्ड का टाइप नहीं है। 4 टाइप के अवार्ड होते हैं, इंटरिम, फाइनल, एडिशनल, सेटलमेंट। ठीक है, इंटरिम एंड फाइनल, एडिशनल अवार्ड होता है सर, एडिशनल अवार्ड होता है सर यहाँ पे, ओके, और सेटलमेंट अवार्ड। तो सर क्या आर्बिट्रल अवार्ड का टाइप कैसे आर्बिट्रल अवार्ड हो सकता है, कोई अपना खुद का टाइप हो सकता है क्या कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ टाइप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ध्यान रखना, आंखें खुली रखना। सेक्शन नंबर 29B, पहले प्रोविजन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 29A हमने पढ़ा कि अगर कभी भी आर्बिट्रल अवार्ड की हम लोग बात करते हैं तो इट शैल बी मेड विद इन 12 months फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब अगर मान लो 29B के चलते आप फास्ट ट्रैक प्रोसीजर को ऑप्ट करते हो, आप कहते हो मुझे तो जल्दी से चीजों को खत्म कराना है, तो सिंपल सा फंडा है भाई, नॉर्मल प्रोसेस में तो अपने को 12 महीने लगते हैं, और अगर यहां पर आ जाओगे तो नॉर्मल प्रोसेस से ठीक आधा कर दूंगा, यानी कि 6 महीने का टाइम यहां पर आपको कंप्लीट लगेगा और आपकी पूरी फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। अगर ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहे सब अब एक मिनट, इससे पहले कि आगे चलें कि आपके पास अगर फास्ट ट्रैक प्रोसीजर है तो ऐसा क्या होने वाला है, बिना ओरल रिटन प्रोसीडिंग्स विदाउट ओरल हियरिंग हो जाएंगी। आपके पास ओरल हियरिंग रिक्वेस्ट पर होती है, प्रोसीजरल डिस्क्रिशंस वाली बातें होती हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान भी रखना। अब इसमें से किन सिचुएशंस के अंदर टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स कर दिया जाएगा, मतलब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को हम बोलेंगे खत्म। सबसे पहला, क्लेमेंट क्या करता है, अपना क्लेम अगर विड्रॉ कर लेता है। ओके सर, अगर मान लो जिसने क्लेम फाइल किया वही कहता है मुझे एफआईआर नहीं कटानी, मुझे सामने वाले को सजा दिलवाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो खेल खत्म। अब अगला फंडा ये आता है कि पार्टीज ही एग्री कर जाती हैं कि चलो यार बोलो पेंसिल, तुम्हारा मेरा आर्बिट्रेशन कैंसिल। अगर पार्टीज ही ऐसे एग्री कर जाती हैं तो बात खत्म। कह रहा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो ये फाइंड करता है कि भाई इन चीजों को, इन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोसीडिंग्स को चलाने का कोई फायदा नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट है, और साथ ही साथ एक तो टोटल टाइम वेस्ट है और दूसरा भाई इनके अंदर टाइम बर्बाद हो रहा है, पार्टीज ऐसी हैं लड़ मर के एक दूसरे के साथ यहां बिठा के इनको सॉल्व करवाओ चीजें, बाहर जाके फिर लड़ पड़ती हैं।
ओ सर 36 का आंकड़ा है, 72 का आंकड़ा है, तो ऑल ऑफ द अबव, इन सारे सिनेरियोज के अंदर हमारी प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हम लोग कर देंगे। अब इंडियन स्टैंप एक्ट पे लेकर चलता हूं। इंडियन स्टैंप एक्ट पे 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा बच्चों, उसके बाद आप लोगों को अपना ध्यान स्वयं रखें, क्योंकि पेपर में तो मैं साथ में नहीं जाने वाला हूं। अब एक बात और करते हैं, आपने इंडियन स्टैंप एक्ट पढ़ा? कह रहा सर बिल्कुल पढ़ा। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, शेड्यूल होता है, और उसके चलते सरकार पावर देती है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ किसको सर? कॉन्करेंट हमारे पास लिस्ट भी है। ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर कौन सी वो एंट्री है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी कि वो स्टैंप ड्यूटी लगा सकती है मोस्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर? सर एंट्री नंबर 91, एंट्री नंबर 63 और एंट्री नंबर 44। एंट्री नंबर 91 इसका आंसर है। ओके 91, हाँ 91 यूनियन लिस्ट के अंदर जो आपको पावर देता है यूनियन लेजिस्लेचर को कि वो स्टैंप ड्यूटी जितनी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस, शेयर्स ट्रांसफर करने पर, प्रॉक्सी रिसीट्स पर, डिवेंचर्स पर, हर एक जगह पर भाई आके डंडा लगा के एकदम कह देगा भाई स्टैंप ड्यूटी आज से भरनी पड़ेगी। यही स्टेट का अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो सेक्शन एंट्री नंबर 63 और एंट्री नंबर 44 दो बातें यहां पर आती हैं। एंट्री नंबर 44 जो आती है वो दैट इज गोइंग टू बी अगेन अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट इटसेल्फ। कह रहा ठीक है सर, ओके। अब इसमें से क्या कभी भी, सॉरी ये पुराना सा क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा बीच में, पर चलेगा, थोड़ा सा रिवाइज और हो जाएगा। कभी भी किसी पार्टी पर अगर केस फाइल करना है तो इनमें से क्या एक एसेंशियल नहीं है? पार्टीज विथ सेम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर, रेमेडीज, क्लेम। कह रहा सर ये सेम पॉइंट ऑफ व्यू होता तो सर वो कभी भी केस फाइल थोड़ी करते। जानता हूं केस पुराना है, पर अच्छी बात है अगर इसके बीच में क्वेश्चन आ गया है। अगर कोई भी इंसान ज्वाइन करता है सूट को एज अ डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, जहां पर कोई भी उसके पास कोई और कॉमन क्वेश्चन नहीं है, सब लोग मिलकर एक जगह पर आ जाते हैं। ये सेम टॉपिक पहले भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ रहे हैं। आंसर इज मिस जॉइंटर ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये सेम टॉपिक पहले भी पढ़ा था, कोई बात नहीं, रिपीट हो रहा है समटाइम्स, तो इट्स वेरी गुड इफ थिंग्स आर रिपीटेड। ओके ओके, इंटरव्यू वॉस नहीं। इनमें से क्या मीन्स एंड इंक्लूड्स एवरी इंस्ट्रूमेंट बाय विच प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल, इज ट्रांसफर्ड इंटरविवोस, ओके इंटरविवोस, एंड विच इज नॉट अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय शेड्यूल, और इसके अंदर विल भी नहीं आती। सर बिल ऑफ लेडिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या तो फिर कन्वेंस, इनमें से क्या डिफाइंड है एक्ट के अंदर? सर एक्ट के अंदर तो कन्वेंस लिखा हुआ है। यस, कन्वेंस की डेफिनेशन एक्ट में गिवन है, और वहां पर सेक्शन 2 क्लॉज 10 में क्या डेफिनेशन है देखो। कन्वेंस इंक्लूड्स कन्वेंस ऑन द सेल एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट जिससे आप किसी भी प्रॉपर्टी को इंटरविवोस ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब इंटरविवोस का मतलब क्या है? यहां इंटरविवोस की हमने बात करी ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अगली बात पर आता हूं, अगले फंडे पर आता हूं। कह रहा इसमें से जब भी हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, सर इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है, सर डेफिनेशन आ जाती है, क्वेश्चन तो भाई कहीं से भी बन जाता है। इनमें से क्या डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता? सर एवरी डॉक्यूमेंट जिससे कोई राइट या लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है बिंदास इंक्लूड होगा। कोई डॉक्यूमेंट जिससे कोई ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज या तो फिर कोई भी एक डिपॉजिटरी के अंदर कोई भी लायबिलिटी ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, सर इंक्लूड होगा। अच्छा, लेटर जो एक्नॉलेज कर रहा है कि भाई मेरे को थोड़े से पैसे मिले हैं, अरे सर वो भी इंस्ट्रूमेंट है। अगर प्रॉपर्टी खरीदोगे बेचोगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा ना, कि आप साइन करके दोगे कि हाँ मेरे को पैसे मिले हैं, मैंने पैसे रिसीव किए हैं, वो भी इंस्ट्रूमेंट है। क्या इंस्ट्रूमेंट नहीं है? एक अनसाइंड ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है जैसे मैंने कर दिए हैं, बट अब मैं चाहता हूं थोड़े से क्वेश्चंस आप भी करें। ऐसा क्या सर? हाँ बिल्कुल ऐसा। अब हम लोग कभी भी अगर बात करते हैं, इसमें से क्या लीज की डेफिनेशन में नहीं आता? काबुलियत तो आता है सर, ठीक है। इसके अलावा ये भी आता है जहां पर हमने एक टोल्स की बात करी, एनी राइटिंग ऑफ एप्लीकेशन जहां पर लीज की हमने बात जिक्र कर दिया, ये सब आता है सर। ये बात आती है नन ऑफ देम पर, नन ऑफ देम। इनमें से लीज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंक्लूड नहीं होने वाला। ओके
ठीक है, अब एक काम करते हैं, 21 तक मैं ले आया, 10 क्वेश्चंस मैं चाहता हूं कि आप ये बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं ये आप खुद करें, जैसे कि इंडियन स्टैम्प एक्ट इंस्ट्रूमेंट्स पर ड्यूटी लगाता है या ट्रांजैक्शंस पर लगाता है, ट्रांजैक्शन से लेना देना है या इंस्ट्रूमेंट से लेना देना है। ठीक है, अगली बात, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमने ले लिया जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट एग्जम्प्टेड है बच्चों, तो क्या स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरेंगे? अगर उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से सेकेंडरी ऑब्जेक्ट पे ड्यूटी लग रही है, अगर मैं कहता हूं जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है वो चार्जेबल है, प्राइमरी चार्जेबल नहीं था, तो बताओ क्या ड्यूटी भरेंगे या नहीं? इनमें से कौन सा मॉर्गेज, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन मॉर्गेज इज चार्जेबल टू स्टैम्प ड्यूटी? आंसर आपको खुद देना है। अगर मान लो कोई गिवन ऑन ओकेजन ऑफ डिपॉजिट ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, ऐसा कुछ है, अगर मान लेते हैं कि कोई एक ट्रांसफर एज सिक्योरिटी एज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐसा है, तो सर दोनों ही आते हैं इसके अंदर, दोनों आते हैं क्या? हाँ, मॉर्गेज के सिनेरियो में हम दोनों चीजों को इंक्लूड करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगा तो मैंने कहा मैं बता देता हूं। अब इनमें से क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी स्टैम्प्ड विद एडेसिव स्टैम्प्स? बिल ऑफ एक्सचेंज, एंट्री एज एन एडवोकेट, ट्रांसफर एंडोर्समेंट, सबके सब सर, ये सारी बातें यहां पर इंक्लूड होंगी। बच्चों क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर चलना, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और हैं आगे, आई होप एमसीक्यूज कर रहे होगे, ध्यान रख रहे होगे, ध्यान से करना है एमसीक्यूज। एक छोटा सा नोट लगा हो ना लगा हो वो आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर देता है। बहुत ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें एमसीक्यू करते हुए। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस मैं डीपीपी में ड्रॉप कर दूंगा, आप लोग वहां से आसानी से चेक कर सकते हो। बहुत ज्यादा नहीं डाले हैं क्वेश्चंस आगे, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर ओन प्रैक्टिस। मैं तो सॉल्व करवा ही दूंगा, मैं तो सारे ही कर दूंगा, पर अल्टीमेटली आपको आने चाहिए ना पेपर में, मैं तो साथ नहीं जाऊंगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आज के लिए इतना ही। जल्दी से मिलते हैं अगली क्लासेस में। स्टे ट्यून्ड एट CS वाला।